गजब का चुनावी खुमार है। एक तरफ नीच राजनीति, नीच कर्म पर बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को बनारस जाने से रोका जा रहा है। तीसरा जहां इनकाउंटर केस में अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ जो वोटिंग ट्रेंड सामने निकल कर आया, पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने पीठ थपथपाई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आग बबूला हो गई है, कारण नरेंद्र मोदी की रैली पर रोक है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तमाम रिएक्शन सामने निकल कर आए हैं। प्रियंका गांधी पर भी केस दर्ज इस पूरे मामले में हुआ है। चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हमारे पास, वोट परसेंटेज के आंकड़े भी आ गए हैं, वो अपने दर्शकों को बताएंगे। आज भी आपके क्षेत्र में विशेष तौर पर क्या हुआ उसके बारे में जानकारी देंगे। शुरू करते हैं चुनावी खबरें। बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप, प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर्च्यून इंडियाज नंबर 1 कुकिंग ऑयल, गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम, बेस्ट एवर हेयर कलर और वी गॉट इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर्स। तो सबसे पहले बात होगी वाराणसी की। ये धार्मिक नगरी सियासत का एक नया केंद्र बन गई है। देश की नहीं बल्कि विदेश के लोगों की नजर में भी बनारस आ गया है, जहां पर 12 मई को कह सकते हैं सियासी मृदंग बजेगा। और इसकी जो आवाज है, जो कंपन है, 2 दिन पहले नहीं बल्कि 5 रोज पहले ही सुनाई देने को मिल रही है। नरेंद्र मोदी की रैली और गंगा आरती में शामिल होने की अनुमति न देने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब से कुछ देर पहले अरुण जेटली और अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने चुनाव आयोग पर निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया और इसे लेकर कल बीजेपी बीएचयू के बाहर धरना करेगी, जबकि दिल्ली में ईसी दफ्तर के बाहर भी बीजेपी नेता प्रदर्शन करेंगे। वाराणसी में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर को हटाने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर के रहते ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। एक बड़ी खबर है। बीजेपी ने कहा कि हम बीएचयू प्रेमिसेस के बाहर कल धरना प्रदर्शन करेंगे। अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, क्योंकि एक दिन पहले वो काफी खुश थे, बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया गया, लेकिन आज दुखी थे और आक्रोशित भी थे चुनाव आयोग का रवैया। और इसके साथ कह रहे थे कि जो प्रशासन है उसके ऊपर सरकार का, समाजवादी पार्टी की सरकार का दबाव है। अरुण जेटली को सुन लेते हैं विस्तार से। चुनाव अधिकारी की निष्पक्षता के संदर्भ में हमें अब केवल शक नहीं है, हमें विश्वास है कि वो निष्पक्ष व्यक्ति नहीं है। मुख्य चुनाव कमिश्नर श्री संपत से स्वयं बातचीत भी की और चुनाव आयोग को अपना पहला पत्र लिखा और उस पत्र में मैंने ये लिखा कि इस रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत बदला जाए, कि कल सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव के लिए एक खतरा बन गए हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता अमित, जो सुबह से ही हमें तमाम अपडेट दे रहे हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे एक्सपर्ट हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी साहब हैं। सिद्दीकी जी, आपका दोबारा स्वागत है। अमित से जानकारी ले लेते हैं। अमित, जब बीएचयू के बाहर कल विरोध प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प है, ये कहकर बीजेपी ने ऐलान कर दिया, तो क्या प्रशासन इस पर सॉफ्ट हुआ? क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक दूसरा मैदान भी दिया था। दिक्कत बीजेपी को यह है कि बेनियाबाग को पूरी तरीके से, बेनियाबाग का जो ऑप्शन था वो पूरी तरीके से हटा दिया। गंगा आरती भी नहीं करने दे रहे हैं। जो गंगा उनके मैनिफेस्टो, उनकी आस्था के विषय की बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी मां गंगा बोल रहे थे। तो अब बीजेपी की कल के लिए क्या तैयारी है? इसके अलावा जो रिटर्निंग ऑफिसर पर किस तरीके के आरोप हैं? देखिए, का बीजेपी की तैयारी शुरू हो गई है। श्यामदेव राय चौधरी जो कि वाराणसी दक्षिणी से बीजेपी के विधायक हैं, वो जिला मुख्यालय पर धरने पर बैठ चुके हैं। तो बीजेपी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कल इस प्रोटेस्ट को और धार दिया जाएगा जब अरुण जेटली, अमित शाह, अनंत कुमार, तमाम बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं वो बीएचयू के मेन गेट पर धरने पर बैठेंगे और जिला प्रशासन का विरोध करेंगे। फिलहाल जितने भी कार्यक्रम थे नरेंद्र मोदी के, उन तमाम कार्यक्रमों को अनुमति जिला प्रशासन ने नहीं दी है। सिर्फ और
सिर्फ रोहनिया के जगतपुर डिग्री कॉलेज में जो रैली होनी थी, जो चुनावी जनसभा होना था, उसको अनुमति मिली है। तो नरेंद्र मोदी कल चुनावी जनसभा करने के बाद बीएचयू के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से वो सीधे केंद्रीय चुनाव कार्यालय पहुंचेंगे और वहां कुछ देर रुकने के बाद बाकी शहरों के लिए, बाकी संसदीय क्षेत्र के लिए निकल जाएंगे, जहां से पहले कार्यक्रम तय हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी अब आर-पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी का सीधे सीधे आरोप है कि रिटर्निंग अफसर का जिस तरीके का बर्ताव है, वो उससे डर ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर के रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं होने वाले। और इम्पोर्टेंट बात यह थी कि नरेंद्र मोदी का 3 दिन का दौरा था और अब वो पहले दिन में ही एक बस उन्हें रैली रोहनिया में करने दी जा रही है। वो रोहनिया जो पटेल बाहुल्य, अनुप्रिया पटेल का उन्हें सियासी समर्थन वैसे भी मिला है। बेनिया बाग उनकी नजर में था क्योंकि 1991 के दौर की अगर बात करें तो वो अल्पसंख्यक इलाका था और बीजेपी चाह रही थी कि उस इलाके में पैठ बनाई जाए। वही गंगा आरती, क्योंकि सलमान खुर्शीद ने बोला था कि नरेंद्र मोदी गए तो थे पर्चा भरने, गंगा आरती में क्यों नहीं गए, इसका जवाब दी जा रही थी। बहरहाल अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि कल बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया और जिस तरीके से हमें हमारे संवाददाता बता रहे थे कि विरोध प्रदर्शन कल शुरू होगा और उसके बाद पूर्वांचल के अलग अलग संसदीय क्षेत्र पर बीजेपी जाएगी, अपने चुनावी धार आगे करने की कोशिश करेगी। गंगा आरती के कार्यक्रम और बेनिया बाग के कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिली, इसके कारण आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीएम दफ्तर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। कुल मिलाकर प्रशासन पर आरोप, रिटर्निंग ऑफिसर, और उनका यही कहना था जब 5 मई को हमने पूरा ब्यौरा दे दिया तो आपने अंतिम वक्त तक हमें ऊहापोह की स्थिति में क्यों रखा, क्यों डावाडोल की स्थिति में रहा, क्यों हमें परमिशन नहीं दी जा रही, क्यों एक प्रत्याशी को उसके ही क्षेत्र में प्रचार करने के लिए परमिशन नहीं दी जा रही। वहीं समाजवादी पार्टी को सुनना भी काफी महत्वपूर्ण है। इस खबर के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस वक्त पूरा प्रशासनिक महकमा चुनाव आयोग के अधीन है, इसमें राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी आरोप यही लगा रही कि राज्य सरकार के सियासी संरक्षण, उनके कहने पर, उनके दबाव के मद्देनजर ये एक्शन लिया गया है। अब रामगोपाल यादव कुछ और कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए, पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अधीन है। समाजवादी पार्टी की सरकार का इससे कोई वास्ता नहीं। जिस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है, घोषणा हो जाती है, इलेक्शन की डेट्स तय हो जाती हैं, उस दिन से पुलिस के सिपाही से लेकर डीजीपी तक और लेखपाल से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इलेक्शन कमीशन के अधीन हो जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर इस तरह का आरोप लगाना ये केवल बीजेपी की बौखलाहट का नतीजा है, हताशा का नतीजा है, क्योंकि बीजेपी निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव बड़े पैमाने पर हारने जा रही है। तो उन्होंने अपनी बात भी रख दी और इसके साथ अपना चुनावी एजेंडे के बारे में भी बता दिया। उनका कहना है कि एसपी आगे आएगी, बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। और ये बात सही भी है क्योंकि 2009 के चुनाव में ये जो 15 सीटें उसमें बीजेपी कहीं नहीं थी, इसीलिए सत्ता में वापसी आने के लिए, संसदीय सीट में वापसी आने के लिए बीजेपी कुछ भी करे। खासतौर पर पूर्वांचल की जो 32 सीटें वो क्षेत्रीय दल से लेकर बीजेपी कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएसपी एसपी 10-10 सीट, कांग्रेस 8 सीट और बीजेपी 4 सीटों पर कब्जा की थी। अगर इन 32 सीटों के पिछली बार के आंकड़ों पर फोकस करें। हिसामुल इस्लाम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी जी, आपसे बात हो ही रही थी उस समय, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं चाहती हूं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर आप बात करें। क्या लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि भाई चुनाव होने वाला है, कोई भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए उसे रोक लगा दी जाए? जैसे कि अमेठी में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार करा, क्या रोक लगाई गई? चाहे सुरक्षा कारण, वो भी वीवीआईपी कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी को भी आईबी अलर्ट का हवाला देकर वहां पर भी सुरक्षा कारणों पर रोक लगाई। तो आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट को प्रचार करने में तो इतनी रोक नहीं लगानी चाहिए? पहले तो निहारिका, मैं एक बात साफ कर दूं, आपने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, तो भाई मैं कोई पार्टी किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं अखबार नवीसी सीख रहा हूं 30-35 साल से, मेरा वही काम है, मैं बिल्कुल किसी पार्टी की बात नहीं करता। दूसरी बात, जहां तक इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर का सवाल है, हमारे देश की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, सबने अपने अपने मौके पर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाए हैं। कुछ के इल्जाम सही भी होते हैं, कुछ के गलत भी होते हैं। अब बनारस की बात अब आप कर रहे हैं, अभी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी
जेटली साहब की। जेटली साहब बहुत अच्छे बोलने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन है। उन्होंने अपनी बातें तो सारी कही, सामने बैठे पत्रकारों ने के 4 सवाल लिए। एक पत्रकार उनसे पूछता है कि साहब आपकी तो कोई एप्लीकेशन ही नहीं है वहां पर, उसके लिए गंगा आरती के लिए हमारी निश्चित जानकारी है। वो कहते तुम गलत हो। एक पत्रकार ने कहा साहब इस तरह आप बगैर परमिशन के काम कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा ब्रिटिश रूल नहीं चलेगा। अगर ब्रिटिश रूल नहीं चलाना है इस देश में तो आप तो पार्लियामेंट में आप बदलवाइए कानून, कौन मना कर रहा है आपको? लेकिन सर बीजेपी अब यही तो कह सकती है, वीवीआईपी कैंडिडेट तो राहुल गांधी भी है और राहुल गांधी की तो सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबकी नजरें उन पर है। मैंने वीवीआईपी कैंडिडेट की बात नहीं की है। वीवीआईपी कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। मैंने वीवीआईपी कैंडिडेट की बात निहारिका नहीं की। हवाला प्रशासन की ओर से दिया गया कि आईबी अलर्ट है, इसीलिए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। मैंने वीवीआईपी कैंडिडेट की बात नहीं कही है। हमने वीवीआईपी कैंडिडेट की कोई बात नहीं की है। मेरा केवल इतना कहना है कि अभी तक जितनी बात आ रही है वो एक पार्टी की तरफ से आ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रिटर्निंग अफसर की तरफ से। किसी ने, किसी मीडिया के नुमाइंदे ने या किसी ने जाकर उनका पक्ष लिया नहीं है। हम एक आदमी की बात सुनकर, इलेक्शन जब लड़ाई हो रही होती है तो एक पक्ष को सुनकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हमको दोनों पक्ष सुनने पड़ेंगे तब हम किसी। लेकिन प्रत्याशी को प्रचार की तो इजाजत होनी चाहिए ना। कोई भी किसी भी सीट का प्रत्याशी हो, चाहे वीआईपी हो चाहे नॉर्मल, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं एक संक्षेप में रिएक्शन अमित से ले लेती हूँ। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। अमित, अब बेनिया बाग का कार्यक्रम, गंगा आरती का कार्यक्रम तो रद्द हो गया, अब रोहनिया और विरोध प्रदर्शन ही बचा है। अब वो 3 दिन का जो ये दौरा था, अब ये सिमट कर कितने समय का रह गया है? वहां पर तमाम बीजेपी के शीर्ष दिग्गज हैं। अब किस तरीके से काम होगा, क्या क्या होगा? क्योंकि मैनिफेस्टो उन्होंने जारी कर दिया, आज सब कुछ उलट हो गया, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब बीजेपी क्या कर रही है? निहारिका, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं चाहूंगा कि सिद्दीकी साहब ने जो सवाल किया कि प्रशासन की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया। हाँ। इस समय पूरे देश की मीडिया वाराणसी में है और सारे लोग एडीएम सिटी और डीएम के बयान के लिए लगातार लगे हुए थे। जिला प्रशासन बचने की कोशिश लगातार कर रहा है। अभी तक किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, किसी के साथ भी जिला प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी बैठकर इस बात को ऑफिशियल नहीं बता पाया है कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से हम इनको अनुमति नहीं देते हैं। कोई भी अधिकृत बयान मीडिया में अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं आया। तो पहले तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। पार्टी को जरूर उन्होंने बता दिया है कि आपको इन जगहों पर कार्यक्रम करने की अनुमति हम नहीं दे रहे हैं। आपने जो सवाल किया, कल रोहनिया में जो जनसभा होनी है, जनसभा के तुरंत बाद वो हेलीपैड से बीएचयू पहुंचेंगे, वहां से केंद्रीय चुनाव कार्यालय आएंगे, अपने नेताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनावी तैयारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो इसका जायजा लेंगे। 8, 9, 10 जो जानकारी मिल रही है, तीनों दिन वो बनारस में ही रहेंगे और जहां जहां भी पूर्वांचल में 18 सीटों पर है, जहां जहां उनके कार्यक्रम लगे हैं, आना जाना उनका बनारस से ही लगा रहेगा और बनारस में उनकी मौजूदगी बनी रहेगी। पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी 3 दिन तक बनारस में रहें। अमित, लेकिन जो विकल्प दिया उस पर बीजेपी तैयार नहीं है। बहुत संक्षेप में हाँ या ना, जो प्रशासन ने विकल्प दिया उस पर बीजेपी तैयार है कि आप यहाँ नहीं तो ये इस मैदान पे कर लीजिए? बिल्कुल तैयार नहीं है, चूंकि जो कटिंग मेमोरियल का मैदान दिया जा रहा है वहां 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग आ नहीं सकते हैं। 40,000 के मुकाबले 2-2.5 हजार आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं होगा। प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि आपने वर्जन लेने की कोशिश करी, आप ये जितने भी मीडिया के मित्र हैं सबने वर्जन लेने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन कारण नहीं बता रहा। प्रशासन ने सिर्फ कहा आप बेनिया बाग में नहीं कर सकते ना आप गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद अमित अपडेट देने के लिए। अपने दर्शकों को यहां पर बता दें कि 16वीं लोकसभा चुनाव की आखिरी जंग जो है उसका सबसे दिलचस्प मैदान भगवान शिव की नगरी बनारस है। यहां से चुनावी रण में नरेंद्र मोदी है, टक्कर बड़ी है, लिहाजा जीत की स्क्रिप्ट तैयार करने मोदी खुद वाराणसी पहुंच रहे हैं। प्रचार खत्म होने तक वो वहीं रहेंगे। 12 मई को बनारस में चुनाव है। उससे पहले मोदी की सबसे बड़ी चुनौती वाराणसी का दिल जीतने की है। मैनिफेस्टो जारी कर दिया। आज जो हुआ
पता नहीं अब कल क्या होगा, और जो 11 तारीख होगी और 12 तारीख होगी उस दिन किस तरीके की सियासी गुणा भाग को समझकर आम आदमी पोलिंग बूथ तक जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प है। बनारस में निश्चित तौर पर इस बार सियासी मृदंग बजेगा और एक महत्वपूर्ण थाप रहेगी, लेकिन वो आम आदमी है जो आगे आएगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में है, उम्मीद है कि वो इस बात का जवाब भी दें, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 24 अप्रैल को नामांकन के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और मां गंगा से जुड़ाव बताकर साफ कर दिया कि वाराणसी का रण उनके लिए कितना अहम है, और उसी वाराणसी को साधने के लिए मोदी 8 मई को भगवान शिव की नगरी पहुंच रहे हैं। वाराणसी में 12 मई को चुनाव है और प्रचार 10 मई को थमेगा, लिहाजा मोदी अब 10 मई तक वाराणसी में ही रहेंगे। ये पहली बार हो रहा है जब मोदी अहमदाबाद के अलावा कहीं रुकने वाले हैं। नामांकन के दिन ऐतिहासिक रोड शो करके अपना दमखम दिखाने वाले मोदी एक बार फिर जब बनारस में होंगे तो इस बार उनका अंदाज बदला होगा। अब उनकी कई जगहों पर जनसभा का कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें रोहिंग्या की जनसभा खासी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समाज की बड़ी संख्या है और बिना उन्हें साधे काशी की लड़ाई पूरी नहीं होती। 9 मई को मोदी वाराणसी में जनसंपर्क करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद 10 मई को वाराणसी में मोदी बड़ी रैली करने वाले हैं। वैसे नरेंद्र मोदी के कई कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने रद्द भी कर दिए हैं। इनमें बेनियाबाद की जनसभा और गंगा आरती का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। प्रशासन ने बीजेपी को बेनियाबाद की जगह छोटा कटिंग मैदान में रैली का प्रस्ताव दिया है। साथ ही मोदी के प्रस्तावित रोड शो को भी प्रशासन ने रद्द कर दिया है। लोकसभा की जंग के आखिरी रण में मोदी की किस्मत का फैसला होना है। बनारस की धरती पर जीत के लिए मोदी और बीजेपी हर कोशिश में लगे हैं। नामांकन के रोड शो में उमड़ी अपार भीड़ से गदगद मोदी की नजरें अब उस भीड़ को वोट में तब्दील करने पर टिकी हैं। लेकिन काशी के मन का हाल या तो शिव जानते हैं या फिर काशी की जनता। अमित सिंह, जी मीडिया, वाराणसी। अपने दर्शकों को बता दें, वोटिंग पूरी हो चुकी है और काफी आस्था के साथ, जागरूकता के साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर बुजुर्ग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करा है। और विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, जो 181 सीटें और 64 सीटें, वहां पर अच्छा मतदान हुआ है। चुनाव आयोग ने भी अच्छा काम करा है। यहां पर वोटिंग परसेंटेज का अपडेट आ गया। उत्तर प्रदेश की 15 सीटों पर जो वोटिंग हुई है, 7 राज्यों की 64 सीटों में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 15 सीटों पर वोटिंग हुई। आंध्र प्रदेश, सीमांध्र की खासतौर पर 25 सीटें, बिहार की 7, पश्चिम बंगाल की 6, उत्तराखंड की 5, हिमाचल की 4, जम्मू कश्मीर की 2 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 6 बजे तक उत्तर प्रदेश का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अपने दर्शकों के सामने 55% उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है। 55.5% वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में। 6 बजे तक का आधिकारिक आंकड़ा सामने निकल कर आया है। हालांकि 7:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद फाइनल सम अप सामने निकल कर आ जाएगा। लेकिन जो वीवीआईपी सीट से लेकर एक ऐसी सीट जहां पर सबसे कम उम्मीदवार भी थे और कम वोटर्स भी थे, वहां पर भी निश्चित तौर पर आंकड़ा संतोषजनक रहा। हिसामुल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हिसामुल जी, 15 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर उपचुनाव हुआ है। 15 में जनरल इलेक्शन हुए। पिछली बार की अगर मैं बात करूं, रायबरेली में सिर्फ 48% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार सुल्तानपुर की बात कर लें हम, फैजाबाद इंपॉर्टेंट, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बहराइच, भदोही, यहां पर आंकड़ा 55 के ऊपर चला गया। लेकिन ये कह सकते हैं कि वोटर्स लगभग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। इसका कारण क्या है? क्या इसका कारण जागरूकता है? क्या इसका कारण चुनाव आयोग का जागरूकता अभियान है, या फिर आम आदमी मॉडर्नाइजेशन के साथ उस ट्रेडिशनल अप्रोच को सामने लेकर आया और वो बता रहा है कि लोकतंत्र? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। दोनों बातें यह है कि नौजवान तबका जो है उसमें ये ललक पैदा हुई है कि वोट डालना हमारा अधिकार है। ये बिल्कुल सही बात है। इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा वोटरों की बढ़ोतरी हुई इस साल। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन का उत्तर प्रदेश ब्रांच कह सकते हैं आप, उन्होंने इस पर बहुत मेहनत की और जिले जिले में उन्होंने बहुत सारा प्रोपगंडा किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट डालने जाएं।
हर जिले में इस बार जो तो आज जो 15 जिले के हो रही है इलेक्शन, इसमें और इससे पहले जितने हो चुके हैं, लगभग सब में 8 से 10%, कहीं कहीं 20% तक ज्यादा मतदान हुआ है। हाँ। तो इसमें नौजवानों का दिलचस्पी और इलेक्शन कमीशन की मेहनत, दोनों चीजों को श्रेय इसका जाता है। किसी एक का कहना जरा मुश्किल रहा है। बिल्कुल। बात एक और हो गई है। हाँ, बताइए। कोई कुछ भी कहे, हम जी बोले तीसरी बात एक ये हुई, कई शहरों में वोटों का ध्रुवीकरण भी हुआ है बुरी तरह से। ध्रुवीकरण, जागरूकता और युवा वोटर्स, ये 3 बड़े कारण आप बता रहे हैं। लेकिन कड़ी धूप के बीच में भी मतदान रुक रुक कर हुआ, लेकिन संतोषजनक हुआ। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको वहां लिए चलते हैं। These two assemblies also had by-elections. Total number of candidates 118, out of which 108 are male and 10 are female. The number of electors is 1,08,79,911. I'll repeat, 1,08,79,911. In Bihar, there was one incident in polling station number 224 in Batnaha assembly segment of Sitamarhi parliamentary constituency in Sitamarhi district. Some people were attempting to capture a booth, so the police stopped them and fired, and as a result of that one person has died. So this is one incident in Bihar. Other than this, civilian, and other than this incident, there are no other incidents of any consequence in Bihar. The turnout in Bihar for this phase is 58%, which is for the same constituency's previous parliamentary election, it was 44.7%. So from 44.7% up to 58% is the turnout in this phase of Bihar. Thank you. No, I don't have the constituency right here, I'm sorry. पिछली बार के मुकाबले बिहार में जो सारण और हाजीपुर कैश एंड लिकर इन ऑल दिस, वहां पर 47 से 45% हुआ था, लेकिन इस बार 10 से 15% ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इलाहाबाद से आ रही, वहां का भी रुख करना जरूरी है। मतदान केंद्र में अब फायरिंग की खबर है। बताया जा रहा है कि मेजा इलाके के बूथ नंबर 68, 69 और 70 को कैप्चर करने का प्रयास किया गया। घटना में 2 मतदानकर्मी घायल हुए हैं। वहीं एसपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा लगा। फिलहाल घटनास्थल पर सीआरपीएफ बुला ली गई है। दिनेश सिंह जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, फायरिंग हुई है, किस पर आरोप है? दिनेश, आवाज मिल रही है आपको? हम अपने संवाददाता के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यहां पर ब्रीफअप दे दें। यहां इलाहाबाद से खबर आ रही है, जहां पर दिलचस्प मुकाबला था। दिलचस्प मुकाबला इसीलिए था क्योंकि कुंवर रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी के सांसद 2 बार से, केशरी देवी बीएसपी की टिकट से, नंदगोपाल नंदी कांग्रेस की तरफ से बीएसपी से निष्कासित है। उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी के पास जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से, और श्याम चरण गुप्ता बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ रहे थे। एसपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने मतदान को प्रभावित करा। वहां पर जो तस्वीर थी वो ये है कि अभी भी वहां पर फायरिंग हो रही है। सीआरपीएफ के जवान मौके पर मौजूद है। सीधा अब हम रुक करते हैं बिहार का। बिहार में 6 बजे तक 56.03% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो हाजीपुर में 56% वोटिंग हुई है, शिवहर में 55%, सीतामढ़ी में 54%, मुजफ्फरपुर में 61.92%, महराजगंज में 53%, सारण में 56% और उजियारपुर में 56% वोटिंग हुई है। ये बिहार का आंकड़ा अपने दर्शकों के सामने हम बता रहे हैं। सिद्दीकी साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर खबरें निकल कर आ रही बूथ कैप्चरिंग की, इस तरीके की फायरिंग की, चाहे फिरोजाबाद का मामला हो या इलाहाबाद के मामले, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं कोशिश तो चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की कर रहा है, लेकिन इस तरीके के बूथ कैप्चरिंग मामले जिस क्षेत्र में हो रहे, वहां पर अगर रिजल्ट आएगा तो शायद कोई विश्वास करे रिजल्ट का और शायद कोई ना?
तो अपने पैनल के पास भी जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम बिहार का वोटिंग परसेंटेज बता रहे। उजियारपुर में 56% वोटिंग हुई है, जो काफी संतोषजनक, अगर पिछले बार के मुकाबले, अगर पिछली बार से कंपेयर करें तो काफी संतोषजनक है। उजियारपुर की अगर यहां पर बात कर ले तो वहां जेडीयू के सिटिंग एमपी हैं और अश्वमेघ देवी जेडीयू के टिकट से और आलोक मेहता आरजेडी के टिकट से सीधे तौर पर मुकाबला हो रहा है। वहीं सारण में भी अच्छी वोटिंग हुई है, हाजीपुर में भी अच्छी वोटिंग हुई है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, 6 बजे तक 55% वोटिंग हुई है। 55.5% वोटिंग परसेंटेज उत्तर प्रदेश की तमाम 15 सीटों पर। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव भी हुआ था। तो बिहार में लगभग 60% वोटिंग एग्रीगेट और उत्तर प्रदेश में 55% वोटिंग हुई है। कुछ ऐसे इलाकों में भी वोटिंग हुई है जहां पर उम्मीद नहीं थी, जैसा कि फैजाबाद ने इस बार बाजी मारी है। अपने दर्शकों को यहां बता दें, अमेठी में सबसे ज्यादा उम्मीदवार थे, बहराइच में सबसे कम थे और फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र, अगर मतदाताओं की संख्या के आधार पर बात करें तो फैजाबाद सबसे बड़ा था। फैजाबाद में जो 55% से ऊपर वोटिंग हुई है वो निश्चित तौर पर एक बदलाव की कह सकते हैं, एक जागरूकता की वोटिंग कह सकते हैं और एक आस्था से जुड़ा, जो लोकतंत्र के त्योहार में आस्था के साथ पोलिंग बूथ पर आ रहा है, उस मतदाता की तारीफ से जुड़ी बातें हो सकती हैं। अब सीधे हम रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड का। 5 सीटों पर यहां पर भी मतदान हुआ। हरिद्वार लोकसभा सीट पर इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक 70% वोटिंग यहां पर हुई है, ये खबर आ रही है। बीजेपी के रमेश पोखरियाल निशंक और कांग्रेस की रेणुका रावत, जो कि हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग एमपी भी हैं, उनकी पत्नी मैदान में थी। हरिद्वार में सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन अब तक की वोटिंग हुई है। 5 बजे तक 70% आप मान के चलिए, तो जब आधिकारिक आंकड़े आएंगे तो ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। सोनू सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, धार्मिक नगरी में जिस तरीके से मतदाता इस मंदिर में गए और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला सांसद का आशीर्वाद उन पर बरकरार रखे, उनको वो सुविधाएं दें जिसका वो दावा कर रहा है, बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, 70% और आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि 5 बजे तक है। ये 5 जो सीटें हैं उस पर बाकी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए निहारिका, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्रों पर जहां पर मतदान हुआ है, वहां के अभी वास्तविक जो फिगर है वो अभी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा। निर्वाचन आयोग के अधिकारी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां और ऐसे में जो दूरस्थ क्षेत्र में मतदान हो रहा था वहां संपर्क, अभी वहां के जो कर्मचारी हैं चुनाव से जुड़े हुए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन अभी तक जितने भी रिजल्ट्स आए हैं आज के मतदान के, वो काफी हम कहें कि दिलचस्प माने जा रहे हैं, चूंकि अभी तक जो जब से राज्य बना है तब से जो चुनाव हुए हैं उसमें यदि हम वर्ष 2004 की बात करें तो 49.25% हुआ था और उसके बाद यदि हम वर्ष 2009 की बात करें तो उस वक्त 52.96% मतदान हुआ था। इस बार जो है 65 से ऊपर ये परसेंटेज। निश्चित तौर पर जो तमाम उम्मीदवार हैं वो अपने अपने समीकरण बिठा रहे हैं, अपनी अपनी गणित लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन इसकी वास्तविक तस्वीर जो है वो 16 मई को साफ हो पाएगी। लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है, अमूमन ये माना जाता है कि जब भी अधिक परसेंटेज मतदान का होता है तो निश्चित तौर पर यदि हम इसको सामान्य रूप से माने तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है और ऐसे में जहां की राज्य में कांग्रेस से सरकार है। और दूसरी तरफ सोना, एक इम्पोर्टेंट बात यह कि जिस तरीके से आप बता रहे 65% अभी तक का एग्रीगेट है, ये इम्पोर्टेंट है कि आपदा के बाद ये चुनाव, जनरल इलेक्शंस हुए और जनता निश्चित तौर पर मुद्दों को लेकर जिस तरीके से मन महसूस कर रह गए, उन मुद्दों को लेकर पोलिंग बूथ पर गई है। आप कुछ कैंडिडेट्स पर ही सोनू बात कर ले। तमाम कैंडिडेट्स, खासतौर पर कांग्रेस 2 सीटों पर तो सीधे सीधे परिवारवाद दिखा, 1 सीट अल्मोड़ा उसमें फेवरेटिज्म दिखा। नैनीताल में बिना एनडी तिवारी के आश्वासन पर चुनाव हुआ। वहीं दूसरी तरफ 1 सीट टिहरी पर साकेत बहुगुणा प्रत्याशी बने, विजय बहुगुणा। 4 मुख्यमंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की सागदाव पड़े और बीजेपी ने उस हिसाब से ही अपने अपने कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल हैवीवेट, चाहे निशंक हो, खंडूरी हो, प्रदीप टमटा की कार्ड के रूप में अजय टमटा हो, इन सबको प्रोजेक्ट करा। माला राज लक्ष्मी शाह में भी, राज परिवार में भी आस्था जताई। उत्तराखंड के समीकरण 16 मई को के बाद सोनू कितने बदलने वाले हैं, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंतजार कर रहे थे कि कब ये चुनाव हो, कब हम सरकार गिराएं, क्योंकि सतपाल महाराज बीजेपी में आ गए और उनके समर्थक जब आ जाएंगे तो सरकार अल्पमत में हो जाएगी। काफी अहम सवाल निहारिका आपने किया है। निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो केंद्र के हों या फिर इस प्रदेश के
नेता हों, सबके सब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब 7 मई आएगी, कब उत्तराखंड में मतदान होगा और इसके बाद जब 16 मई को मतदान का रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद उनके समीकरण किस तरीके के होंगे। लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि जैसे ही 16 मई का परिणाम सामने आएगा तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। निश्चित तौर पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस बात को बार बार कहा है कि सरकार गिराने की उनकी मंशा नहीं है, लेकिन 16 तारीख के बाद क्या समीकरण बदलते हैं और कितना उनको मजबूती मिलेगी इस पर वो विचार कर रहे हैं। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी 16 तारीख के बाद सत्ता पर काबिज हो सकती है, लेकिन देखना होगा आज जिस तरीके के रुझान मतदान के बाद अब बीजेपी के हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि पक्ष की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इससे अब बीजेपी के जो नेता है वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिल्कुल उत्तराखंड की दुविधाएं रही और दुर्भाग्य सोनू कह सकते हैं कि देवभूमि को पृथक, इस देवभूमि उत्तराखंड को बने पृथक बने राज्य बने हुए 14 साल हो गया, लेकिन आपदा से लेकर सियासी बवंडर की बात करें हमेशा भूचाल पैदा होता है। पानी और जवानी यहाँ पर टिकते नहीं है, पलायन बड़ा मुद्दा है। नैसर्गिक सुंदरता और जो खोया हुआ गौरव कौन लौटाएगा, ये 5 संसदीय सीटें भी तय करेंगी और 16 मई तय करेगा कि सरकार भी उत्तराखंड में किसकी होगी। बहरहाल एग्रीगेट 65%। धन्यवाद ये पूरी जानकारी देने के लिए। पूर्वांचल की 32 सीटें निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, एसपी बीएसपी सबके लिए महत्वपूर्ण है। हर कोई चाहता है कि पूर्वांचल जीते तो पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे और पूरा उत्तर प्रदेश अगर जीत लेंगे तो पूरा दिल्ली जीत लेंगे। इसी कड़ी में सुल्तानपुर का चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में एग्रीगेट 55.5% वोटिंग परसेंटेज है। सीधे हम रुक करते हैं अपने संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ सुल्तानपुर से मौजूद है। ब्रजेश, क्या जानकारी आप देंगे? निश्चित तौर पर सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक की तस्वीर जहन में होगी। किस तरीके का राजनीतिक सामाजिक माहौल इस लोकतंत्र के पर्व को देखने को आपको मिला और कितनी वोटिंग पिछली बार के मुकाबले बढ़ी है? देखिए निहारिका, अगर हम सुल्तानपुर के जो है वोटिंग की बात करें तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर वोटर जितने उत्साहित थे, अगर यहाँ के लोगों की माने तो इतना ज्यादा उत्साह इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अगर हम यहाँ वोट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो इससे पहले लगभग 52% यहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज हुआ था। इस बार अभी तक यूं तो फाइनल नहीं आया, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि शायद 60% के आसपास यहाँ पर वोट ऑफ परसेंटेज होगा। तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम ये है कि वोट ऑफ परसेंटेज जमकर वोटिंग हुई है और खूब वोट पड़े। और सबसे बड़ी बात, एक जो बदलाव की बयार की बात हो रही है कि पूरे देश में एक विकास के एजेंडे की बात हो रही है, एक बदलाव के बयार की बात हो रही है, तो शायद ये पहला मौका है जब सुल्तानपुर में जाति समीकरणों को तोड़ करके मतदाताओं ने विकास के नाम पर वोट दिया है। यहाँ के हमारे तमाम युवाओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें दरकार है यहाँ विकास की, हमें किसी सियासी दल ने हमें कुछ नहीं दिया, हमें किसी जाति किसी धर्म के आधार पर हमने कई बार वोट किए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ की युवा पीढ़ी आज भी रोजगार के लिए बाहर जाती है, आज भी यहाँ शिक्षा के लिए बाहर जाती है, हमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है। हमारे जनपद को मिला क्या? जो रायबरेली और अमेठी को मिला वो सुल्तानपुर को क्यों नहीं मिला? आखिर सुल्तानपुर में कमी क्या थी? सुल्तानपुर ने हर बार यहाँ से सियासतदानों को जिताया। तो इस बार पहला मौका है जब एक बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। एक विकास के एजेंडे पर यूथ ने आगे बढ़कर के वोट किया है। यही वजह है कि विशेष विकास के एजेंडे पर यूथ आगे बढ़कर वोट तो दे रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी विकास की बात नहीं कर रही है। यहाँ अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखकर शकील अहमद को प्रोजेक्ट किया गया। यहाँ पर संजय सिंह चले गए राज्यसभा, क्योंकि राहुल गांधी को डर था तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया। अमिता सिंह, परिवारवाद की राजनीति, राज परिवार यहाँ पर कंटिन्यू रहा। यहाँ पर बीजेपी की बात कर रहे तो पीलीभीत से वरुण गांधी को यहाँ पर लाया गया कि गांधी परिवार का झंडा यहाँ पर भी बुलंद हो। ये तमाम बीते सियासी घटनाक्रम को लेकर आपके साथ जो मौजूद जनता है वो क्या कह रही है? अब तो वोटिंग पूरी हो गई, अब तो वो अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ के लोगों से भी बात करूंगा, लेकिन जिस तरीके से समीकरण यहाँ से चेंज हुए हैं, यहाँ से चाहे वो संजय सिंह को जो है असम में भेज दिया गया राज्यसभा, क्योंकि शायद कांग्रेस को डर था कि वो टूट सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं दूसरी जगह। अमिता सिंह को यहाँ पर रिप्लेस किया गया, जबकि वो अमेठी से खुद विधानसभा हार के आई हैं। पीलीभीत से वरुण गांधी को लाया गया। क्या लगता है, आज भले यूथ विकास की बात कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक दल है उन्होंने खूब गोटियां सेट की, चाहे वो कांग्रेस ने गुड़ा भाग किया हो, चाहे वो बीएसपी ने गुड़ा भाग किया हो, पवन पांडे को लेकर के आ गए, सपा ने शकील अहमद को ले गया टिकट काट के। तो क्या लगता है इस बार
वोट किसको क्या उम्मीद करके पड़ा है? देखिए, इस बार जो वोटिंग हुई है वो विकास के नाम पर हुई है। जो भी आदमी यहाँ सुल्तानपुर का विकास करेगा उसके नाम पे लोगों ने वोट किया हुआ है जी। और किसी जाति का नहीं, किसी के धर्म के नाम पे नहीं, इस बार विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या लगता है, क्या जरूरत क्या थी जो है सर? इस बार जो है हम लोग उब चुके थे जाति की जो दीवार खड़ी किए नेता लोग, हम लोगों ने ब्रिजेश ये बाइट ऑफ द डे है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई कि जनता किस कदर जागरूक हो गई है अपने मताधिकार को लेकर, अपने हक को लेकर, जिसके कारण जात की राजनीति जो कर रहे हैं उनसे ऊपर उठकर वो चाहती हैं कि ऐसे मतदाता को वोट करें जो उनके क्षेत्र की बात करे, जो उनके विकास की बात करे, ना कि विकास को अपने तक सीमित कर ले। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। ब्रिजेश, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें 8 से 9 हमारी विशेष पेशकश आप देख सकते हैं, क्योंकि गंगा किनारे होने जा रहा है सबसे बड़ा घमासान। आ रहे हैं मोदी थोड़ी देर में।